माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपको चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा का सारा कंसेप्ट कराएंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे विद एग्जाम्पल, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब फंक्शन हमारा इनवर्स होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे कि ये हमारा इनवर्स है या नहीं है, और है तो किस प्रकार से है। देखिए, कोई एक फंक्शन, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है हमारा, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टेबल। कोई एक फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है या होगा इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। देखिए, कोई भी हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल होगा अगर वो 1 1 एंड ऑन 2 हो। 1 1 एंड ऑन 2 मतलब बाइजेक्शन हो। माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए हमने वीडियो बनाई हुई है रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो आप उसमें जाके अपने फंक्शंस के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन समझने में दिक्कत आए तो आप वहां जाकर अपने वीडियो में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यहां चलते हैं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा कब? जब वो बाइजेक्शन फंक्शन होगा। देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल से चलते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है हमारा f हमारा यहां से एक फंक्शन बना, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, y हमारा एक ये जो है fx बराबर y है हमारा। ठीक है, यहां पर हम लोग x के सारे एलिमेंट काउंट करेंगे, यहां पर हम लोग y के सारे एलिमेंट काउंट करेंगे। तो ये तो कंडीशन आपकी होनी ही चाहिए, तब ही फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, 1 1 हो और ऑन 2 हो। अब देखिए, इन्वर्टेबल के लिए इसका जो ये डोमेन है, देखिए जो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन, और यही आपकी रेंज भी है। तो अगर हम फंक्शन को इन्वर्टेबल करते हैं तो इसकी जो ये रेंज है, ये रेंज इस फंक्शन के लिए डोमेन बन जाएगी, और ये जो डोमेन है ये डोमेन हमारा रेंज बन जाएगा। देखिए, अगर हम कोई भी फंक्शन यहां से, मान लीजिए g हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, मान लीजिए g हमारा एक फंक्शन है, यहां पर gx इज इक्वल टू वो g बाई इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जो इस फंक्शन की जो रेंज है, ये रेंज हमारी इसके लिए डोमेन हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालते समय
हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर आपने डोमेन और रेंज को समझ लिया तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन, ये आपका जो इसकी जो ये रेंज है, ये रेंज आपकी बन जाएगी, जो इसकी ये रेंज है ये हमारी डोमेन हो जाएगा, और इसका जो ये डोमेन है ये हमारी रेंज बन जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहां पर आपका x के एलिमेंट होने चाहिए, y के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये डोमेन और रेंज में कन्वर्जन होता है। इसको हम लोग समझने के बाद आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जब ये रेंज हमारा डोमेन बन जाएगा, डोमेन हमारा रेंज बन जाएगा, तो अगर हम f इनवर्स ऑफ f x निकालें तो हमारा f इनवर्स ऑफ fx बराबर हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। देखिए fx की जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, f इनवर्स ऑफ y, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये x होगी। x हमारा क्या चीज है, इसके एलिमेंट, x के डोमेन के एलिमेंट। ठीक है, f इनवर्स ऑफ f निकालने पर x आएगा। ठीक है, इसका इनवर्स निकालने पर ये चीज आई। अगर हम g बाई का इनवर्स निकालें, देखिए f ऑफ f इनवर्स बाई इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स x। बाई की जगह पे x रख देंगे, ये fx। ठीक है, और f इनवर्स y हमारा कितना है, अगर हम इसका f इनवर्स y निकालेंगे तो ये fx आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा fx बराबर y है, जो ये कंडीशन आ रही है हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू y, ये चीज हमारे सेट हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। इस प्रकार से हम लोग इनवर्स को समझेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर किस प्रकार से लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं, आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की कंडीशन आपको समझाई, किस प्रकार से इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता है हमारा। अब हम आपको बताएंगे कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन ले लीजिए sin x। आपने sin x का फंक्शन सुना होगा, समझा होगा, 11th में पढ़ा होगा। इसका डोमेन कितना होता है, r की सारी रियल वैल्यूज, और रेंज कितनी होती है, -1 to 1। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझेंगे कि ये 1 1 on 2 है या नहीं। तो सबसे पहले
अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए इसको 1/(2) होना चाहिए, ठीक है। तो 1/(2) है या नहीं है, ये चीज हम चेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस फंक्शन को सबसे पहले हम जो ग्राफ आपको सामने बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये है आपका x और ये है आपका y, y मतलब sin x, ठीक है। तो x, तो आपका sin x का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से होता है। और इधर नेगेटिव में भी अगर आप बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये आपका sin x का ग्राफ हो गया। इसका वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये पाई, ये कितना हो जाएगा 2π, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 2π, ठीक है। और यहां पर ये π/2, यहां पर ये 3π/2, यहां पर ये -π/2 और ये -3π/2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये 1/(2) है या नहीं। 1/(2) मतलब बाइजेक्शन फंक्शन है या नहीं। देखिए 1/(2) की कंडीशन चेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो कंडीशन किस प्रकार से चेक करेंगे, एक चीज हम आपको बताते हैं। देखिए x की आप इसमें कोई भी वैल्यू लगाइए, ठीक है। तो ये जो इसकी रेंज आएगी, रेंज हमारी -1 से ये -1 ही होगी। x की कोई भी वैल्यू लगाइए, इसकी रेंज -1 से 1 तक होगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब 1/(2) होने के लिए इसकी कंडीशन क्या है, 1/(2), तो पहले 1/1 चेक करेंगे। 1/1 के लिए क्या है कि r की यहां पर जो ये x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखने पर आपको एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक वैल्यू। लेकिन यहां क्या है, देखिए अगर आपने मान लीजिए ये वैल्यू लगाई, जैसे मान लीजिए इसको लगाया आपने, ये π/2 है, तो π/2 से अगर आपने ये -3π/2 लगाया तब भी आपकी वैल्यू सेम मिल रही है। यहां से ये भी वैल्यू आपकी सेम मिल रही है। इसके बीच में भी देखिए जैसे ये वैल्यू आपकी सेम है यहां पर, ठीक है, ये वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी सेम है। तो x की कई वैल्यू पर हमारी रेंज, जो इसकी रेंज है, रेंज सेम मिल रही है, सेम रेंज मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/(2) नहीं है। 1/1 नहीं है तो फिर (2) के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो दोनों कंडीशन करनी है चेक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन 1/(2) नहीं है, ये फंक्शन हमारा 1/(2) नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे का स्टेप पढ़ाते हैं। जब ये 1/(2) है ही नहीं तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालेंगे, इसका सबसे बड़ा इशू। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि इसका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए अगर हम इस पूरे फंक्शन को, ये जो पूरा फंक्शन है sin x का, अगर हम किसी एक फिक्स डोमेन में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, मान लीजिए यहां से ये π/2 माइनस का π/2 से प्लस π/2 अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें इस प्रकार से, तो ये वैल्यू हमारी जो मिलेगी
ये वैल्यू जो मिलेगी ये हमारी यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू होगी तो ये 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा। और सेपरेट वैल्यू पे सेपरेट रेंज मिलेगी, मतलब जो ये यहां से आप x की कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेंगे, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू निकलेगी। तो ये देखिए sin x को हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है, किसमें कर दिया, -π/2 टू -π/2 टू π/2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां पर ये फंक्शन हमारा 1 1/2 है। जब 1 1/2 है तो इस डोमेन में हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? आपको किस प्रकार से इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, ये सब चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को पूरा, प्रत्येक वीडियो को समझने की कोशिश करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये ब्रांच है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब देखिए, अब हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद 1 1/2 ये हो गया। 1 1/2 होने के बाद हम इसका जो इनवर्स निकालेंगे वो -π/2 टू π/2 निकालेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आप समझिए, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स निकालने के बाद हमने आपको बताया था कि इनवर्स निकालने में जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है। रेंज हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो देखिए ये हमारा sin x है, अभी इसका जो डोमेन है -1, डोमेन है हमारा ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, और ये -1 to 1। अब जब हम साइन इनवर्स करेंगे तो जो ये रेंज है ये हमारा डोमेन बन जाएगा, और जो ये डोमेन है तो जो सारा का सारा डोमेन तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, जितना डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया है उतना डोमेन हम केवल काउंट करेंगे। तो जो कितना हो जाएगा, ये देखिए -π/2 टू π/2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि देखिए जो ये डोमेन है ये रेंज बन गया, और जो ये रेंज है ये डोमेन बन गया, ठीक है। ये हमने आपको साइन का एग्जाम्पल समझाया है। इसी प्रकार से आप साइन, कॉस, टेन सारे के सारे फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से, तब हम आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं। देखिए हमने आपको साइन इनवर्स का केस करके समझाया था कि साइन इनवर्स का डोमेन रेंज कैसे बन जाती है, रेंज जो है डोमेन कैसे बन जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने आपके लिए लिखे हैं सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक एक करके हम आपको सारे के सारे समझाएंगे, सभी के सभी, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं साइन पे। साइन का हमने आपको बताया था
कि साइन वाला जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए ये इस प्रकार से, तो हमने यहां से लेके यहां तक इसको फिक्स कर दिया था। तो ये हमारा, इसमें हमने निकाला -π/2 टू π/2। तो इसमें देखिए जो ये रेंज है ये डोमेन बन गई, और जो ये डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये -π/2 टू प्लस का π/2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि माइनस का π/2 और प्लस का π/2 शामिल हैं, इंक्लूड हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला देखिए कॉस वाला भी बिल्कुल साइन के जैसा ही है। कॉस का मैं आपको समझाता हूं। कॉस का कुछ इस प्रकार से बनता है। ये है हमारा कॉस, तो कॉस का ग्राफ यूं करके चलता है। तो कॉस में हम क्या करते हैं, 0 टू पाई तक इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो डोमेन देखिए जो ये रेंज है ये हमारी डोमेन बन जाएगा। ये हमारी रेंज है, ये हमारी डोमेन बन गया -1 टू 1। और रिस्ट्रिक्ट कितने में कर रहे हैं, कॉस को 0 टू पाई। तो 0 टू पाई हमारा रेंज बन गई। इसके लिए इनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। हम यहां पर लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। अगर आपने ये वैल्यूज दिमाग में एकदम सेट कर ली तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज है उसमें। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए टेन का जो डोमेन है, डोमेन कितना है, रियल, सारे के सारे रियल नंबर में इसमें हमारा π/2 वाली वैल्यू छोड़ देनी है। क्यों, देखिए टेन हमारा क्या चीज होती है, sin x अपॉन cos x होता है। तो cos x π/2 पर डिफाइन नहीं होता। π/2 पर cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा tan का फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि tan 90 π/2 नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड वाली वैल्यूज को छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका जो ये रेंज है ये जो है सारी की सारी रियल वैल्यूज होती है, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन में केवल π/2 का मल्टीपल छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे। तो जो ये रेंज है ये डोमेन बन गई, सारे का सारा वैल्यूज का डोमेन। और ये देखिए ये हमारा -π/2 से प्लस का π/2 तक रहेगा। ठीक है, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तक रहेगा। देखिए इसमें माइनस का π/2 शामिल नहीं है, उससे छोटा है ये। ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसमें माइनस का π/2 और प्लस का π/2 शामिल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू पर tan हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब समझिए अगला, अब हम लोग अगला करते हैं। देखिए कॉट में हमारा क्या है, कॉट में है हमारा, देखिए कॉट हमारा होता है कॉस अपॉन साइन। तो साइन हमारा इसके ये मल्टीपल होते हैं n पाई पर। देखिए साइन हमारा n पाई पर 0 हो जाता है। तो यहां देखिए पाई की वैल्यू 0 है, यहां पे भी पाई 0 है, पाई 0 है, 2π 0, 3π 0, 4π 0, जितना भी पाई वाली वैल्यूज हैं वो हमारी सब 0 होती हैं।
तो इन वैल्यू को छोड़ के ये सारे के सारे रियल नंबर, ये जो है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हो जाती हैं, हमारा डोमेन और रेंज हो जाती है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो कॉट इनवर्स में क्या करेंगे, देखिए ये रेंज इसका डोमेन बन गया। अब जो ये वैल्यू आएगी इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें ये 0 to पाई होता है। देखिए याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, साइन वाली वैल्यू -π/2 to π/2 है। आपको साइन का याद रखना है तो फिर टेन का आपको याद हो जाएगा। इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है। इसी प्रकार से कॉट में है, कॉट में देखिए ये 0 to पाई है और ये 0 to पाई हो गया, तो ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगला करते हैं। देखिए शेक का करते हैं। शेक का केस कॉस का उल्टा होता है शेक। तो जो कंडीशन हमारी, देखिए जो कंडीशन हमारी इसमें है टेन में भी अपॉन में आता है कॉस और इसमें भी अपॉन में आता है, तो जो इसका डोमेन है वही डोमेन इसका हो जाएगा। यहां पर भी ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि सेक हमारा -1 से 1 तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, -1 से 1 तक डिफाइंड नहीं है। तो क्योंकि ये उल्टा होता है कॉस का। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x। ठीक है, 1/sec को हम लोग लिख सकते हैं cos x। तो cos x में ये वाली वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं, इससे ऊपर पे डिफाइन होता है। देखिए cos का मैं ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर की तरफ चलता है, नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहां पर हमको ये वैल्यू छोड़ देनी है। इसके आगे जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो सेक इन्वर्स में ये वैल्यू जिसकी जो है ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज के लिए देखिए 0 to पाई तक रहेगा, ये 0 से पाई तक रहेगा। ये क्लोज इंटरवल है, 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है। लेकिन π/2 की वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि π/2 पर कॉस हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कॉस हमारा नॉट डिफाइंड होता है। अब लास्ट है हमारा कोसेक। देखिए कोसेक के केस में क्या है कि ये जो डोमेन है ये इसका डोमेन, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टेन का और सेक का सेम डोमेन है। ठीक है, और कॉट का और कोसेक का सेम डोमेन है। देखिए यहां पे भी डोमेन वही है, केवल थोड़ा सा अंतर है। यहां पर -1 से 1 तक की वैल्यू छोड़ देनी है क्योंकि ये वैल्यू शामिल नहीं होती। तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसकी जो ये रेंज है, ये रेंज हमारी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू है, देखिए ये कोसेक है तो कोसेक में 1/sin होता है और साइन 0 पर डिफाइंड नहीं होता। तो जहां पर डिफाइंड नहीं है वहां की वैल्यू छोड़ देंगे रेंज में। ठीक है, और उसके अलावा तो हमारा डिफाइंड है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस में 90 पर डिफाइंड नहीं है तो फिर 90 वाला छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको
करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए, और अभी हम इसके एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे, तब आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए इसकी हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स मान लीजिए x है, तो हमने आपको क्या बताया था, इसमें जो डोमेन होता है कितना होता है, -1 to 1, और रेंज कितनी होती है, -π/2 to π/2। ठीक है, साइन का उल्टा है ये। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझिए, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू, इसको मान लीजिए y। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/√2 का मतलब हो गया साइन बाई। ठीक है, साइन बाई की वैल्यू कितनी रखते हैं कि इसके बराबर हो जाए, तो साइन π/4, साइन 45 का मान होता है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी हो जाएगी हमारी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हो जाएगा π/4। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये π/4, क्योंकि ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है इसको। इसी तरीके से हमको करना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको समझने के लिए हिंट के तौर पे समझाया है, इस प्रकार से आप करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स -1/√3। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि कॉट इनवर्स, कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉट इनवर्स में जो रेंज होती है, जो ये डोमेन होता है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x होती है, और रेंज कितनी होती है, 0 to π। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसी प्रकार से हमको समझना है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हम लोग ओपन इंटरवल कर ले रहे हैं। ठीक है, ओपन होता है, तो देखिए इसको करने की तरकीब, सबसे पहले आप मान लीजिए लेट कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू बाई, कुछ भी मान लीजिए, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/√3 इक्वल टू कॉस बाई। ओ कॉट है ना ये, कॉट, तो कॉट करिए, कॉट बाई। अब देखिए कॉट बाई की में ये वैल्यू कहां पे मिलती है, कॉट में ये वैल्यू कहां मिलती है बताइए। देखिए ये कॉट बाई में ये वैल्यू हमारी मिलती है कॉट 2π/3, कॉट 2π/3 पे ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये, तो यहां पर आप लिख दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/3। देखिए आप लोगों को मैं एक जानकारी के लिए चीज बता रहा हूं कि जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालेंगे तो आपकी हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी बाहर जा रही है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिए। हमेशा वैल्यू इसके बीच में ही रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.1 की अगली वीडियो रहेगी, जिसमें कि आपको सारी की सारी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।